बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स, जिसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। और इसके अंतर्गत हमने बात करी है अनुसंधान क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान ये क्या है, इनके लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं। और प्रकारों के अंतर्गत हमने बात करी है शुद्ध अनुसंधान की या मौलिक अनुसंधान की और दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान की। आज हम बात करेंगे जो सामाजिक अनुसंधान है उसके अभिप्रेरक कारक कौन कौन से हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ सोशल रिसर्च, इसकी हम चर्चा करेंगे। कोई भी अनुसंधानकर्ता क्यों संपादित करता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होंगे। यद्यपि शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत ये बात की गई है कि सामाजिक अनुसंधान नितांत अनुसंधानकर्ता की जो ज्ञान पिपासा है उसको जुगुप्सा को शांत करने के लिए होता है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये ज्ञान पिपासा कैसे उत्पन्न हुई और ये प्रत्येक व्यक्ति में क्यों नहीं होती। क्यों कुछ लोग खोज करने के लिए तत्पर रहते हैं, अध्ययन के लिए तत्पर रहते हैं, अनुसंधान के तत्पर रहते हैं, जबकि जिन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है वे परिस्थितियां सामान्य व्यक्तियों के लिए भी समान रूप से उपस्थित होती हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उस दिशा में नहीं सोचता है और वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ता एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने के लिए मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। व्यावहारिक अनुसंधान में भी हमने चर्चा की है कि जो समूह की, समाज की, समुदाय की, देश समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए या मानवीय जीवन को और सरस और सरल और आसान बनाने के लिए अध्ययन किया जाता है। तो सभी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ लोग ही क्यों ऐसा सोचते हैं कि मानवीय जीवन को सरल बनाने के लिए हमें ये कार्य करना है। समस्याएं सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए हैं, बाकी लोग जो चल रहा है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं करते हैं, नवीन खोजों से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति विशेष को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम उन मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, अभिप्रेरक कारकों के बारे में हम बात करेंगे। जॉन डीवी ने हाउ वी थिंक, जो उनकी पुस्तक का शीर्षक है हाउ वी थिंक, उसमें बताया है कि कोई भी अनुसंधान जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा संपादित किया जाता है उसकी वैज्ञानिक अभिवृद्धि हेतु 3 कारक होते हैं। 3 कारकों से एक अनुसंधानकर्ता में या एक व्यक्ति में साइंटिफिक जो अभिरुचि है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति है, वो प्रादुर्भवित होती है। ये 3 कारक कौन कौन से हैं जॉन डीवे हाउ वी थिंक के अंतर्गत बताते हैं। पहला उन्होंने बताया है क्यूरियोसिटी, तीव्र जिज्ञासा। दूसरा उन्होंने बताया है फर्टाइल इमेजिनेशन, उर्वर कल्पना। और तीसरा उन्होंने बताया है लव ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ या इंक्वायरी, लव ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति आग्रह। ये 3 कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति को अनुसंधान के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, कि वह बहुत जिज्ञासु होता है, उन्हें नई नई चीज़ें खोजने की उसके मन मस्तिष्क में इच्छा रहती है, उन जिज्ञासाओं को उसको शांत करना है। एक उसका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उर्वर है, उसमें नई नई कल्पनाएं आती रहती हैं, तो उन कल्पनाओं के पीछे के जो आधार हैं उन आधारों को परीक्षित करने का वह प्रयास करता है। और तीसरा, हर कल्पना को उसके पीछे वैज्ञानिक आधार खोजने के लिए वह एक्सपेरिमेंट करता है, उसको सही या गलत सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो ये 3 जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो जॉन डीवे ने बताए हैं। ऐसा ही हर्बर्ट ब्लमर ने भी लिखा है कि ये जो अभिप्रेरकीय कारक हैं जिनको जॉन डीवी ने बताया है उनसे अभिप्रेरित होकर ही संस्कार के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान
कार्य प्रतिपादित किए हैं। तो हम जो विवेचनात्मक अध्ययन है हमारा, उसकी सुगमता के लिए जो जिन विद्वानों ने इस संदर्भ में लिखा है, बताया है, उन सारे विद्वानों के अध्ययनों के आधार पर कुछ जो उत्तरदायी कारक हैं मोटिवेशन के, उनकी चर्चा यहाँ करने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात, अज्ञात के प्रति तीव्र जिज्ञासा, अर्डेंट क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन। जो कुछ ज्ञात नहीं है उसको जानने की जो उत्कंठा है, अभिलाषा है, वो अनुसंधान के लिए एक अनुसंधानकर्ता को अभिप्रेरित करती है। जिज्ञासा है वो मानव मस्तिष्क की वह अभिप्रेरक शक्ति है जो अनुसंधानवेत्ता को अज्ञात तथ्यों का पता लगाने के लिए अभिप्रेरित करती है। नए ज्ञान की गवेषणा करने की अदम्य जिज्ञासा के कारण वह सतत अपने अनुसंधान कार्य करने में प्रवृत्त रहता है। ये जिज्ञासा ही व्यक्ति को अनुसंधान कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है, जिसे कार्ल पियर्सन एक अद्भुत बेचैनी, वंडरफुल रेस्टलेसनेस कहते हैं। तो ये अज्ञात के प्रति जो तीव्र जिज्ञासा है, वो कार्ल पियर्सन के शब्दों में, जिन्होंने ग्रामर ऑफ सोशल साइंस लिखी है, उनके शब्दों में ये वंडरफुल रेस्टलेसनेस है, अद्भुत बेचैनी की अवस्था है। तो व्यक्ति नई चीज़ों को खोजने के लिए, जिसका उसे पता नहीं है उसको जानने के लिए कि ये घटनाएं घटी हैं और घटने का कारण पता नहीं है, उन कारणों को खोजे और उसके लिए वो बेचैन हो जाए, तो वो उसको अनुसंधान करने के लिए ये बेचैनी अभिप्रेरित करती है। पहली बात ये है अज्ञात के प्रति तीव्र जिज्ञासा, ये कार्ल पियर्सन के शब्दों में वंडरफुल रेस्टलेसनेस, अद्भुत बेचैनी। दूसरी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है उर्वर कल्पना, फर्टाइल इमेजिनेशन। उर्वर कल्पनाओं की अभिप्रेरणा से ही अज्ञात के प्रति तीव्र जिज्ञासा प्रादुर्भवित होती है। व्यक्ति के दिमाग में नई नई कल्पनाएं आती हैं और वे नई नई कल्पनाएं ही उन कल्पनाओं के स्रोत, कारण और उन परिणामों को जोड़ने के लिए उसे अभिप्रेरित करती हैं। इसलिए हम ये कहें कि अज्ञात के प्रति जो तीव्र जिज्ञासा है वो भी उर्वर कल्पनाओं से ही उत्पन्न होती है, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उर्वर कल्पनाओं की अभिप्रेरणा से ही सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करने के उद्देश्य से वे अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में ये कहा है कि ये जो उर्वर कल्पना है वो अनुसंधानकर्ता प्रारंभ करने से पूर्व ही प्राकल्पनाओं को सृष्टि करने की, प्राकल्पनाओं को रचने में मदद करती है। कि उर्वर कल्पनाएं किसी भी अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ही उसके लिए जो हाइपोथेसिस निर्माण का एक आधार है या चरण है, उस आधार को पूरा करने में मदद करती हैं, ऐसा जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं। और इसी संदर्भ में सी राइट मिल्स द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में लिखते हैं कि सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में समाजशास्त्रीय कल्पना की आवश्यकता पर विशेष फोकस रहता है। समाजशास्त्रीय जो कल्पना है वो समाजशास्त्रीय कल्पना ही व्यक्ति को आगे अनुसंधान करने में अभिप्रेरित करती है, उसको एक तरह से हम कहें बाध्य करती है, तो भी वो यथोचित ही होगा। तो जॉर्ज लुंडबर्ग और सी राइट मिल्स भी ये कहते हैं कि व्यक्ति का मस्तिष्क यदि उर्वर है, उसका मस्तिष्क कल्पनाओं का सर्जन करने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति उन कल्पनाओं को, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास भी बेचैनी से करेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है सामाजिक प्रघटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाने की उत्कट अभिलाषा, ardent desire to understand the cause and effect relations of widespread social phenomena। जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के घटने के पीछे कौन से कारण हैं, ये हम जानते हैं कि प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे
कोई ना कोई कारण अथवा कारणों का समूह आवश्यक रूप से उत्तरदायी होता है, और इन कारणों को अगर हम परिणाम से जोड़ दें तो हम भविष्य के लिए भी किसी सिद्धांत या नियम की रचना करने में सफल हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क उर्वर है, जो जिज्ञासु है, उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि समाज में जो प्राय घटनाएं घटित होती हैं, उन प्राय घटनाओं के घटने के पीछे के जो कारण हैं, तो ये कारण और परिणाम, जिसको हम कहें कार्य और कारण के संबंधों को जोड़ने का वो प्रयास करता है। तो इन कार्य कारण संबंधों का पता लगाने की जो उत्कट अभिलाषा है, आर्डेंट डिजायर है, वो व्यक्ति को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करती है, बाध्य करती है, निर्देशित करती है। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में खोज की थी। आपको ध्यान है, न्यूटन किसी रास्ते से जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके, पेड़ से सेब गिर के उनके सर पे गिरा, सर पे उनके चोट लगी। सामान्य व्यक्ति अपने सर को सहला के आगे बढ़ जाएगा या दूसरी तरफ विश्राम के लिए खिसक जाएगा, और सब ये जानते हैं कि चीज़ें ऊपर से नीचे ही आती हैं। क्यों आती हैं इसके बारे में सामान्यतः किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, न्यूटन से पहले तक। न्यूटन के मस्तिष्क में सबसे पहली कल्पना ये आई कि ये सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और ये जो कल्पना थी उनकी, उस कल्पना ने पेड़ से नीचे सेब गिरा वो कार्य था, और क्यों गिरा उस कारण का पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और ये बताया कि प्रत्येक पिंड में वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की, खींचने की एक निर्धारित निश्चित क्षमता होती है, वो जो दूसरों से अलग भी होती है। फिर आगे की खोजों से ये सिद्ध हुआ कि चांद की गुरुत्वाकर्षण क्षमता है वो पृथ्वी से 1/6 या 1/8 ऐसे कुछ है, मतलब पृथ्वी से कम है। तो पृथ्वी में जिस गति से चीज़ें नीचे आती हैं उससे कम गति में चीज़ें वहाँ चांद पर आती हैं, या हम कहें कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षमता के कारण ही किसी भी इकाई का जितना भार होता है वो भार चांद पे उससे तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होगा। तो ये जो उर्वर कल्पनाएं हैं या जो कार्य कारण के संबंध हैं और जो तीव्र जिज्ञासाएं हैं, वो व्यक्ति को नई खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। चौथा, नई परिस्थितियों का उत्पन्न होना। समाज में नई नई स्थितियाँ, नई नई कंडीशंस हैं वो एमर्ज होती रहती हैं, उनका राइज फॉल चलता रहता है। तो जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उन नई परिस्थितियों में सामाजिक जीवन कैसे चलेगा, संस्थाएं कैसे काम करेंगी, व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक उर्वर मस्तिष्क वाले वैज्ञानिक के लिए जांच का विषय हो सकता है। तो नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। वर्तमान में जो नई परिस्थितियां हैं वो कोरोना काल की नई परिस्थितियां हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या स्थानीय नेतृत्व है वो बार बार आह्वान करके ये कहता है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो वैयक्तिक दूरी है, जो भौतिक दूरी है, भौतिक दूरी और फेस शील्ड और फेस मास्क, इसको अपनाते हुए किस तरह से हम लोगों से उस निर्धारित शारीरिक दूरी को रखते हुए काम कर सकते हैं, ये हमें सीखना है, इससे हमें सामंजस्य बैठाना है। तो ये नई परिस्थिति एमर्ज हुई है। नई परिस्थितियों में किस तरह से जो हमारे जो सामाजिक त्यौहार हैं, सामाजिक उत्सव हैं, जो संस्कार हैं, उनका संपादन होना है, शादी विवाह का होना है, किस तरह से उनको हम संपन्न करेंगे। तो नई परिस्थितियों में नई खोज करना जरूरी हो जाता है किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए। पांचवी जो मोटिवेटिंग बात है, जो फैक्टर है, वो बताया है नई प्रणालियों की गवेषणा तथा पुरातन प्रणालियों की परीक्षा करने की अभिलाषा। कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर, उसके दिमाग में जो सिद्धांत पहले से चल रहे हैं वो सिद्धांत बदली हुई परिस्थितियों में कितने उचित हैं, वो खोज करने की उत्कट अभिलाषा होती है। और अगर परिस्थितियां बदली हैं तो उनमें नए सिद्धांत किस तरह के होंगे, नए नियम कायदे कानून कैसे बनेंगे, उसकी खोज करने का प्रयास वह कर सकता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो मोटिवेशन का फैक्टर है, समाज में बदलाव के कारण उपलब्ध होता है। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, उन स्थितियों में
किस तरह से एक व्यक्ति उनसे सामंजस्य बैठाते हुए कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली पे, समूह की रचना पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी खोजबीन, उसकी जांच करने का प्रयास सामाजिक अनुसंधान करता है। तो इस तरह से समाज, समूह, स्थानीय संस्थाएं, दूसरे जो एजेंसीज हैं वो व्यक्ति को मोटिवेशन प्रदान करती हैं, ऐसे अभिप्रेरक कारक प्रदान करते हैं जिससे उसको नई गवेषणा, नया शोध, नया रिसर्च, नया अन्वेषण करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह नई नई खोजों के माध्यम से अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करता है और परिणाम के रूप में अंत में वह सामाजिक जीवन को सरल, आसान और सरस बनाने में सहायक होता है, मानवीय भाग्य का सुधार होता है। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर से थे। धन्यवाद।